तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल माँ जानकी क्लासेस में। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके बीच उपस्थित हूँ भारत में किसान आंदोलन के मुद्दों को लेकर के। क्यों हो रहे हैं किसान आंदोलन, किसान क्यों उग्र हैं, क्यों दिल्ली का घेराव करना चाह रहे हो, इन सभी मुद्दों के बारे में, इन सभी तथ्यों पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच। तो फ्रेंड्स, यही है टॉपिक है हमारा कि दोबारा दिल्ली की तरफ दिल्ली की तरफ क्यों बढ़ रहे हैं किसान। क्या कारण है जो किसान दोबारा दिल्ली की तरफ बढ़ रहा है, इन सभी मुद्दों पर आज बात करेंगे। जैसा कि आपको पता है, आज की जो स्थिति है, एक इससे पहले भी सन 2021 में किसान आंदोलन बहुत ही बड़े पैमाने पर हो चुकी है, जिसमें कई किसान भाइयों ने अपनी जान गंवा दी और वही सिचुएशन आज भी उत्पन्न हो गया है। तो इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग बात करेंगे। आप जैसे कि देखिए, ये जो है ये दिल्ली का मैप है और ये है बॉर्डर, ये सिंधु बॉर्डर है, ये टिकरी बॉर्डर है, ये हो गया बदरपुर बॉर्डर है। ऐसे सभी बॉर्डरों पर धारा 144 लगा दी गई है गवर्नमेंट के द्वारा, एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा धारा 144 लगा दी गई है, ताकि किसान जत्था बन करके दिल्ली में ना घूमे, दिल्ली में ना आ सके। तो फ्रेंड्स, आज एक एक मुद्दों पर चर्चा करेंगे, सभी तथ्यों पर बात करेंगे। तो बने रहिए हमारे इस चैनल पे, इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें एवं कमेंट में अपना सजेशन देना ना भूलें। चलिए देखिए, ये किसान हाथ में क्या लिए हुए हैं? तिरंगा लिए हुए हैं। किसान हाथ में क्या लिए हुए हैं? तिरंगा लिए हुए हैं। ये किसान है, ये कोई आतंकवादी नहीं है, ये कोई शरणार्थी नहीं है जो हमारे देश में रहने के लिए जगह मांग रहे हैं। ये बस अपने हक की बात कर रहे हैं, हक की मांग कर रहे हैं। और इस हक की मांग में कितने किसानों ने अपनी शहादत दे दी है। तो इन सभी के मुद्दों के बारे में आज चर्चा करेंगे हम लोग। देखिए, ये पूरी तरह से जाम हो चुकी है दिल्ली। गवर्नमेंट को एक अच्छे पहल करनी चाहिए, बहुत पहल की जरूरत है, लेकिन ये एक राजनीतिक मुद्दा है, इस पर विशेष रूप से बात नहीं किया जाएगा। देखेंगे हम लोग को जो टर्म है वो उसी पर बात करेंगे। आइए, आज की जो खबर है, खबर क्या है, चर्चा का मुख्य बिंदु क्या है आज? तो आज का जो खबर है कि विरोध क्यों कर रहे हैं किसान, न्यूनतम समर्थन मूल्य का अर्थ क्या होता है, स्वामीनाथन आयोग के विषय में आज जानेंगे। धारा 144 के विषय में भी आज जानेंगे। धारा 144 के विषय में भी जानेंगे और इससे संबंधित प्रश्न जो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या बीपीएससी या अन्य एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उस प्रश्न को भी हम लोग हल करेंगे। तो बने रहिए। अब देखिएगा, ये जो टॉपिक है सामान्य अध्ययन के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है और किसान, भारतीय अर्थव्यवस्था, इन सभी मुद्दों पर आज हम लोग चर्चा करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो किसान की मांग क्या है, क्यों विरोध कर रहे हैं किसान, क्यों उग्र है किसान, आज इन मुद्दों को हम लोग जानेंगे कि किसान विरोध कर रहे हैं, आखिर क्यों, इनकी मांगे क्या है। तो इनका जो पहला मांग है वो है, किसानों का मांग है कि किसानों द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो एमएसपी की मांग कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि एक ऐसा गारंटी वाला कानून बनाया जाए जिसमें ये प्रदत्त हो कि किसानों को एमएसपी हर हाल में मिले और इसकी गवर्नमेंट क्या दे, गारंटी दे। ठीक है। दूसरा, व्यापक किसान आंदोलन, सरकार द्वारा इस मांग को स्वीकार कर लिया गया था। जैसा कि आप जानते हैं 2021 में व्यापक किसान आंदोलन हुआ था, जिसमें गवर्नमेंट ने, उस समय कृषि मंत्री थे नरेंद्र सिंह तोमर। कौन थे? तो नरेंद्र सिंह तोमर। और नरेंद्र सिंह तोमर ने क्या किया था कि तोमर जी ने कहा कि हम एमएसपी देने के लिए तैयार हैं और उन्होंने बात मांगी कि हम आगे सोचेंगे और एक कमेटी बनाएंगे और कमेटी के सुझाव के माध्यम से हम एमएसपी निर्धारित कर देंगे। लेकिन ऐसा आज तक नहीं हो पाया, अभी तक गवर्नमेंट ने कोई भी कानून नहीं बनाया, इसीलिए किसान आंदोलित है। अन्य मांग जो है किसान का वो क्या है? तो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश
को लागू करवाना चाह रहा है किसान। किसान कह रहे हैं कि स्वामीनाथन का जो रिपोर्ट आया था सन 2004 में, उस रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं। दूसरा, किसान और मजदूर के लिए पेंशन की व्यवस्था की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि किसान भारत के रीढ़ हैं, हम अन्नदाता हैं। एक सांसद जो जितना बार चुनाव में जीतता है, जितने पदों पर रहता है, उतनी बार उनको पेंशन दी जाती है। अगर मुख्यमंत्री बना उसका पेंशन अलग, अगर कोई अन्य मंत्री बना उसका पेंशन अलग, अगर चारों सदन की सदस्यता ग्रहण कर ली तो उसका पेंशन अलग, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद। तो इस प्रकार, और किसान तो हमारे देश के अन्नदाता हैं, वो मांग रहा है कि किसानों के लिए एक न्यूनतम पेंशन भी होनी चाहिए। और उसके बाद कृषि ऋण माफ करने की मांग की गई है कि जो किसान ऋण लेकर के नहीं चुका पाते हैं किसी कारणवश, उस किसान का ऋण माफ होना चाहिए परिस्थिति को देखते हुए। जैसे सुखाड़ पड़ गया, कभी बारिश इतनी हो गई कि फसल नहीं हो पाया, इन मुद्दों पर वो चाह रहा है कि ऋण माफी होनी चाहिए। और जो उत्तर प्रदेश में लखीमपुर हिंसा हुआ था, उनके पीड़ितों के लिए न्याय की मांग किया जा रहा है कि लखीमपुर खीरी में, जैसा कि आपको पता है, एक केंद्रीय मंत्री थे, उत्तर प्रदेश के राज्य केंद्रीय मंत्री थे, जिनका नाम था अजय मिश्र, और उनके पुत्र थे आशीष मिश्र। आशीष मिश्र ने लगभग 4 लोगों को अपने गाड़ी से कुचल दिया था, वो भी उन आंदोलनकारी किसानों को कुचल दिया था। इसके वजह से FIR हुआ और काफी दंगे हुए, उसमें लगभग 10 किसानों की मृत्यु हो गई। राकेश टिकैत जो किसान नेता है, उन्होंने बाज़ाब्ते के साथ BCC न्यूज में ये बताया कि कुचला तो गया ही है, बशर्ते लाठी डंडे से भी किसानों पर प्रहार किए गए हैं और गोली से भी हत्या की गई है। ये न्यूज में है, पब्लिक डोमेन में है, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो आखिर ऐसा क्यों किसानों के साथ बर्ताव कर रही है गवर्नमेंट? तो इन सभी मुद्दों पर आज चर्चा करेंगे, देखेंगे। जो चर्चा का विषय है मैंने बता दिया, और एक एक करके आगे बात करेंगे इसके बारे में। तो देखिएगा सबसे पहले कि MSP क्या होता है। तो MSP वह दर है जिस पर सरकार किसानों से फसल खरीदती है। किसानों से क्या खरीदती है? फसल खरीदती है। MSP वह दर है जिससे सरकार किसानों से फसल खरीदती है, और फसल खरीद कर किसान क्या करती है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से राशन के तहत वितरण करती है, जो न्यूनतम मूल्य पर वितरण किया जाता है, एकदम मिनिमम प्राइस पर। ठीक है, लेकिन किसान चाहते हैं कि हमसे जो अनाज खरीदा जाए वो MSP पे खरीदा जाए, जिसे हम लोग कहते हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका फिक्स होना चाहिए। ठीक है, आज भारत में लगभग 23 क्रॉप्स पर, 23 फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य गवर्नमेंट के द्वारा फिक्स किए गए हैं। MSP का फुल फॉर्म होता है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ठीक है, तो वर्तमान समय में सरकार द्वारा 22 अनिवार्य फसलों के लिए MSP निर्धारण किया गया है, और एक जो फसल है जो है गन्ना, उसके लिए उचित लाभकारी मूल्य निर्धारित किया गया है। क्या किया गया है? तो उचित लाभकारी मूल्य, जिसको FRP भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 22 फसलें हैं, ये 22 फसलें कौन कौन सी है? तो खरीफ की 14 फसलें हैं, रबी की 6 फसलें हैं, और 2 अन्य व्यवसायिक फसलें हैं। इन व्यवसाय को कॉमर्शियल क्रॉप्स भी कहे जाते हैं। चलिए MSP के बारे में बात करते हैं। MSP का निर्धारण कौन करता है, यानी कि MSP का गणना कौन करता है? तो MSP का गणना जो करता है वो कृषि लागत और मूल्य आयोग करता है। कौन करता है? कृषि लागत और मूल्य आयोग, जिसको हम CACP भी कहते हैं, जिसका गठन 1965 में हुआ था। किंतु इसमें एक पेच होता है कि गणना करता है कौन? तो कृषि लागत मूल्य आयोग करता है, कृषि लागत मूल्य आयोग करता है, किंतु इसका निर्धारण यानी अंतिम जो निर्णय लेता है वो आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति लेती है, जिसको हम लोग कह सकते हैं इकोनॉमिकल जो अफेयर्स के मंत्रीगण होते हैं वो लेते हैं। और इस मंत्रिमंडल के जो अध्यक्ष होते हैं वो देश के प्रधानमंत्री होते हैं, इतना जान लीजिएगा। और देश के प्रधानमंत्री अभी कौन है ये बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी हैं। उसके बाद कैसी होती है गणना, इसकी गणना कैसे की जाती है? तो CACP यानी कि कृषि लागत मूल्य आयोग द्वारा उत्पाद लागत पर विचार किया जाता है कि जो फसल लगाया गया है
उस पर कितना लागत लगता है और उसके माध्यम से लागत के आधार पर एमएसपी निर्धारित किया जाता है। यह है एमएसपी निर्धारण करने की पद्धति। और एमएसपी निर्धारण करने की पद्धति जो है वो 3 पद्धति है। कौन कौन सी पद्धति है? तो पहला A2 पद्धति है। A2 पद्धति के माध्यम से, A2 सिस्टम के माध्यम से कैसे गणना किया जाता है? तो प्रत्यक्ष लागत को पहले गिना जाता है कि कितने प्रत्यक्ष लागत यानी कितना इन्वेस्ट होता है, कितने पैसे खर्च होते हैं, किस किस पर? बीज पर, उर्वरकों पर, कीटनाशकों पर, श्रम पर, ईंधन पर और सिंचाई पर डायरेक्ट रूप में कितने पैसे खर्च होते हैं। इसी को कहते हैं A2। ये A2 मेथड है। उसके बाद जो मेथड आता है वो है A2 प्लस FL, A2 प्लस FL, और ये दूसरा मेथड है। A2 प्लस FL में क्या आ जाता है? तो ये A2 आ जाता है और प्लस अवैतनिक पारिवारिक श्रम, अवैतनिक पारिवारिक श्रम भी जुड़ जाता है। अब कहिएगा कि अवैतनिक पारिवारिक श्रम क्या होता है? तो वैसा परिवार जो खेती कर रहा है और उस खेती में जो श्रमिकों का जरूरत पड़ रहा है वो अपने घर के फैमिली मेंबर का यूज कर लेता है और उसे ही अवैतनिक पारिवारिक श्रम कहते हैं। कहने का तात्पर्य है कि वैसा परिवार जो कोई फसल उगा रहा है और उस फसल उगाने में, खेतों में काम करने के लिए वो अपने ही परिवार के सदस्यों का यूज करता है, उसी को अवैतनिक पारिवारिक श्रम कहा जाता है। तो एमएसपी निर्धारण करने के लिए 3 मेथड है, A2 मेथड और A2 प्लस FL मेथड। उसके बाद जो एक और मेथड है वो कौन सा है? तो देखिएगा वो है C2 मेथड। C2 मेथड में A2 आ जाता है, FL आ जाता है और प्लस किसान की स्वामित्व वाली भूमि, वैसा भूमि जिस पर किसान स्वामित्व करती है। चल अचल संपत्ति के बारे में कहते हैं। जो अचल संपत्ति होती है उसका स्वामित्व, उससे जो रेंट उपलब्ध होता है, जो किसानों को रेंट मिलता है, वो C2 मेथड में आता है। तो आज समझ गए एमएसपी क्या होता है। चलिए आगे कुछ विषय और है जिन पर फैक्ट्स के रूप में बात हम लोग करते हैं। अब देखिए कि अगला जो नेक्स्ट मांग किया था किसानों ने कि एमएस स्वामीनाथन के रिपोर्ट को लागू करना। तो क्या था एमएस स्वामीनाथन का सुझाव? एमएस स्वामीनाथन ने सन 2004 में एमएस स्वामीनाथन कमेटी का गठन हुआ और इन्होंने अपनी रिपोर्ट सौंपी। उस रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने किसानी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में बहुत बदलाव करने की आवश्यकता को बताई और कहा कि इतने बदलाव होने चाहिए। ठीक है, इसीलिए इसे राष्ट्रीय किसान आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एमएस स्वामीनाथन इसके अध्यक्ष थे, प्रोफेसर एमएस स्वामीनाथन, इसीलिए इसे एमएस स्वामीनाथन आयोग भी कहा जाता है। सुझाव क्या दिया था उन्होंने? तो सुझाव दिया था कि देश में खाद्य एवं न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए रणनीति बननी चाहिए। देश में खाद्य एवं क्या चाहिए? तो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए क्या बननी चाहिए? तो एक रणनीति बननी चाहिए। दूसरा, फार्मिंग सिस्टम की प्रोडक्टिविटी और स्थिरता में सुधार होनी चाहिए, यानी कि जो हम उपज करते हैं, जो फार्मिंग करते हैं, उसकी शुद्धता एवं स्वच्छता में सुधार होनी चाहिए। दूसरा, वैश्विक कीमत गिरने पर किसानों को आयात से बचना चाहिए। मतलब अगर वैश्विक कीमत गिरती है तो किसानों को आयात से बचना चाहिए। हमें किसानों को, गवर्नमेंट को ये काम पहल करनी चाहिए। उसके बाद आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो किसान मांग रहे हैं कि स्वामीनाथन ने जो अपने रिपोर्ट में सुझाव में दिया था उसको लागू करने के लिए, वो मैंने नोट में लिखवा दिया, अगर आप नोट भी कर सकते हैं, कि C2 जिसके बारे में हमने पहले देख लिया है, प्लस 50% फॉर्मूला, यही फॉर्मूला एमएस स्वामीनाथन ने दिया था और कहा था एमएसपी पे 50% अतिरिक्त पैसा किसे मिलनी चाहिए? किसान को मिलनी चाहिए, ताकि वो अपना किसानी तो करे ही, हमें अन्न दे ही, प्लस में अपने घर और परिवार, अपने खेतों का सुरक्षा भी कर सके, अपने खेतों में समय पर सिंचाई, बुआई, कटाई करवा सके। ठीक है, तो एमएसपी सुनिश्चित, इस फॉर्मूला के तहत क्या कहते हैं? एमएसपी सुनिश्चित करने के फैसला औसत लागत से 50% अधिक एमएसपी मिलना चाहिए। जैसे समझिएगा कि मैंने कोई फसल उपजाया, अब उस फसल में मेरा जो लागत है वो 100 रुपया या 200 रुपया है, या 200 रुपया है, तो इस पर गवर्नमेंट लागत का अनुमान लगाते हुए 50 रुपए अतिरिक्त देगी, यानी कि किसान को कितना मिलेगा? तो
तो 250 मिलेगा मिनिमम प्राइस डिसाइड करने के बाद, मिनिमम सपोर्ट प्राइस डिसाइड करने के पश्चात। ठीक है, और नेक्स्ट जो किसानों के बारे में अगर मैं बताऊं तो उन्होंने कहा कि किसानों को औसत लागत से कम 50% अधिक एमएसपी मिलनी चाहिए। ये सुझाव किनके थे? तो एमएस स्वामीनाथन के थे, जो 2004 में दिया था। देखेंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है कि धारा 144 क्या होता है, इसके बारे में जानेंगे। धारा 144 लागू करने का जो अधिकार क्षेत्र है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का है, जिसे हम लोग डीएम भी कहते हैं या जिला का मालिक भी कहते हैं उन्हें। वो एक जिले के मालिक होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। तो मजिस्ट्रेट को एक निर्दिष्ट क्षेत्र में 4 या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर धारा 144 लगाने का वो आदेश दे सकते हैं। कारण क्या है, यानी कि अगर क्यों लगाया जाता है ये, तो किसी उपद्रव या घटना को संभावित खतरे को रोकने के लिए, अगर कोई संभावना है कि घटना हो सकती है, उपद्रव फैल सकता है, दंगे हो सकते हैं, ऐसी स्थिति को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट धारा 144 लगा देते हैं। यह आदेश किसी विशेष व्यक्ति या आम जनता के खिलाफ भी लगाया जा सकता है। ठीक है, इसकी विशेषता क्या है? किसी भी प्रकार के हथियार, इसकी यह विशेषता है कि आप किसी भी प्रकार का हथियार लेकर के कुछ नहीं कर सकते हैं, यानी कि आंदोलन नहीं कर सकते हैं, रैली में नहीं जा सकते हैं। हथियार रखने या ले जाने पर प्रतिबंध लगाया जाता है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसे अधिकतम 3 साल तक का दंड दिया जा सकता है। उसके पश्चात आवाजाही पर रोक लगा दी जाती है। जितने भी शिक्षण संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, उन सभी पर बंद लगा दिया जाता है। कह दिया जाता है कि धारा 144 लगा हुआ है। किसी भी प्रकार की जनसभा नहीं कर सकते आप, किसी भी प्रकार की रैली नहीं हो सकती है जिस क्षेत्र में धारा 144 लगाई गई है। और आजकल जो आप लोग देखते हैं कि बार बार कहीं दंगा होता है तो इंटरनेट एक्सेस को बंद कर दिया जाता है, और वो किसके माध्यम से किया जाता है? तो धारा 144 के माध्यम से ही इंटरनेट एक्सेस को ब्लॉक करने का अधिकार भी दिया गया है। ठीक है, तो ये धारा 144 के माध्यम से बता दिए। अब एक प्रश्न है, इन सभी टॉपिक से एक प्रश्न बनाया है, तो उस प्रश्न को भी देख लेते हैं। यह प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रहा स्वामीनाथन आयोग किस विषय से जुड़ा हुआ है? जैसे कि आप जानते हैं किसान स्वामीनाथन आयोग के रिपोर्ट को लागू करने की मांग कर रहे हैं, तो ये किस विषय से जुड़ा हुआ है? आपके ऑप्शन है सोशल मीडिया, शेयर बाजार, मूल्य प्रतिस्पर्धा, न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो अगर आप इसका आंसर जानते हैं, आप इस वीडियो के माध्यम से जान चुके हैं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, और बने रहिए हमारे चैनल पर। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें। धन्यवाद, जय हिंद।